हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और कैसे हो? देखिए, आप लोग 10वीं क्लास से अब 11वीं क्लास में आ चुके हो। अब तक आपकी ये जो शिकायत थी कि हमारी परीक्षा का क्या होगा, परीक्षा लगेगी या नहीं लगेगी, अब ये सब चीज़ों का समाधान हो गया है। आप लोगों की परीक्षा लग चुकी है और अब आप 11वीं क्लास में आ चुके हैं। और 11वीं क्लास में आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी स्कूल के अंदर क्लास जो चलने के लिए हो सकता है कुछ समय लगे, लेकिन आपकी पढ़ाई का किसी भी प्रकार का कोई लॉस ना हो, इसलिए आप इस माध्यम से पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, मैं दिनेश गुप्ता आप लोगों को बायोलॉजी जीव विज्ञान विषय पढ़ाऊंगा। जीव विज्ञान विषय के बारे में आज से हम बातें स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान क्या है, कैसे है, और इस जीव विज्ञान में इस वर्ष से नया सिलेबस जो कि एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसे बोर्ड के अंदर लागू कर दिया गया है। इसलिए एनसीईआरटी के कोर्स के अनुसार आपका 11वीं क्लास का जो कोर्स है उसमें कुल मिलाकर के आपको पूरा जो 11वीं क्लास में पढ़ना है, ये लगभग जो है ये 22 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 22 चैप्टरों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा। जबकि राजस्थान बोर्ड का जो वर्तमान में इससे पहले जो चल रहा था वो उसमें 45 चैप्टर थे, यहाँ अब आपके चैप्टरों की संख्या 22 हुई। और इस जीव विज्ञान में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, शुरुआत करें हम। जीव विज्ञान बायोलॉजी इस बायोलॉजी के 11वीं क्लास के सिलेबस में जिन जिन यूनिटों के बारे में आपको पढ़ना है, तो इसमें पहली यूनिट जो है, क्योंकि 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट 11वीं क्लास में पढ़नी है और 5 ही यूनिट 12th क्लास में पढ़नी है। इनमें से कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो वर्तमान के कोर्स से और ये जो नया कोर्स है उसमें आपस में एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन आपको सीनियर में जो एग्जाम देनी है वो अलग बुक्स के हिसाब से देनी है, तो ऐसी स्थिति में आपका ये कोर्स अलग अलग रहेगा। देखिए, पहली यूनिट जो है इसका नाम है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, अर्थात इस प्रकृति के अंदर जो जीव जगत है, विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, इनमें क्या क्या विविधता पाई जाती है, कितने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में लाखों प्रकार के पादप और लाखों ही प्रकार के जंतु पाए जाते हैं और बहुत सारे जीव ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको हम पूरी तरह से ना तो पादपों के साथ रख सकते हैं और ना ही प्राणियों के साथ रख सकते हैं। तो इस जीव जगत की विविधता में हम कई चैप्टर हैं, जैसे कि पहला जो चैप्टर है वो है जीव जगत, जिसमें जीवों के सामान्य बारे में बात करेंगे। फिर आता है जीव जगत का वर्गीकरण, अर्थात जीवों को उनको किस तरह से व्यवस्थित करके उन्हें एक क्रम में रखा गया है, अर्थात उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। फिर इसके बाद हम इस वर्गीकरण में पढ़ेंगे वनस्पति जगत का वर्गीकरण और फिर उसके बाद पढ़ेंगे जंतु जगत का वर्गीकरण। यानी टोटल ये जो यूनिट है इसमें जीवों के विभिन्न प्रकारों के और उन प्रकारों को क्यों बनाया गया है,
किस आधार पर एक जीव को दूसरे जीव से अलग किया गया है, उनके अंदर कौन कौन से लक्षण हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा जो आपकी यूनिट है, सेकंड यूनिट जो है, यूनिट नंबर सेकंड, क्योंकि देखिए हम एक एक करके क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे और क्रमबद्ध से रूप से अध्ययन करने से हमें ये पता होता है कि हम क्या पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ना शेष रहा है और हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो एक एक करके हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। हम पहला चैप्टर करेंगे, फिर दूसरा करेंगे और इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी जो यूनिट है, पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संबंध। पादपों एवं प्राणियों का संरचनात्मक संगठन। इसमें हम स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अर्थात पादपों के शरीर का निर्माण किस तरह से होता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे पादप कोशिकाएं, कोशिकाओं से अंग, ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से तंत्र बनते हैं, तंत्रों से शरीर बनता है। तो इसमें हम विभिन्न प्रकार के पादपों में किस तरह से शरीर का निर्माण होता है, उनकी जड़ कैसे बनती है, तना कैसा होता है, इसी तरह से प्राणियों के शरीर में कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, उनकी संरचना किस तरह की होती है, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड जो है, ये है साइटोलॉजी, कोशिका संरचना एवं कार्य। संरचना एवं कार्य, इसमें हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हम कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर क्या विशेषता होती है, कोशिकाओं में कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ने के बाद, क्योंकि इसमें हम जीव द्रव के बारे में, ठीक है, ये 3 यूनिट है। चौथी यूनिट जो है, ये चौथी यूनिट पादप कार्य की है, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्य की, जिसमें प्रकाश संश्लेषण है, श्वसन है, पादप जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण कैसे करते हैं और पादपों की वृद्धि कैसे होती है। तो पादपों में होने वाली विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और यूनिट नंबर 5 जो है, इसमें हम ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। देखिए इसमें इस चीज को भी आप पढ़ा है आपने 9th-10th क्लास में, पादप के अंदर किस तरह से कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। इसी प्रकार से मानव के अंदर जो पढ़ा है 10th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, जिसमें आपने पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र, वो सारे तंत्र यहाँ डिटेल में एक एक करके आप पढ़ने वाले हैं। अर्थात इस तरह से आपको 5 यूनिट जो है, ये पूरा आपको इस सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। तो हम सबसे पहली यूनिट जो कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में बात करेगी, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि जिसमें किस तरह से जीव जंतु होते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारी 5 यूनिट हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट, जीव जगत में विविधता, इससे हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को एक रजिस्टर बना लेना है। उस रजिस्टर में आप रोजाना जो आपको एक प्रकार से नोट्स दिए जाएंगे, उनको क्रमबद्ध तरीके से उतारते जाना है। जैसे कि आप क्लासरूम में
पढ़ाने के बाद में जो आपको लिखाया जाता है उसी तरीके से आपको ये लिखना है। तो पहला जो सबसे पहली यूनिट जो है, यूनिट फर्स्ट, जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, ये जीव जगत में विविधता, इसमें पहला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्योंकि हम चैप्टर वाइज चैप्टर पर चलेंगे, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं और अगला कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इसका नाम है जीव जगत। जीव जगत ऐसे एक प्रकार से कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म किंगडम कह सकते हैं। किंगडम मतलब जगत, जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म। अब देखिए जीव जगत क्या है। इस जीव जगत के अंदर विविधता पाई जाती है। इस जीव जगत में जो जीव पाए जाते हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और उस वर्गीकरण के लिए हम कौन कौन से साधनों का प्रयोग करते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे कि कौन एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें जीव क्या है। देखिए हम जीव विज्ञान की परिभाषा बता चुके हैं, एक बार फिर बता दें कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है और इस जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो है अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। और ये जो जीव विज्ञान शब्द है जिसे बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान शब्द देने वाले, जीव विज्ञान शब्द को दिया था लेमार्क एवं, एक तो लेमार्क नाम के वैज्ञानिक थे और ये पढ़े भी होंगे आपने, एक तरह से उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। और एक है ट्रेवेनेरस नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये ट्रेवेरेनस है, ट्रेवेनेरस नाम के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 1802 के अंदर ये जो जीव विज्ञान शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, अब हमने बात की कि जीव किसे कहते हैं। तो जीव वे संरचनाएं होती है जिनमें कुछ विशेष लक्षण होते हैं, उनको जीव कहा जाता है। जैसे कि जीवों में वृद्धि होती है, ये बात हम पहले बता चुके हैं कि जीवों में वृद्धि होती है, जीवों के अंदर जनन करने का गुण पाया जाता है, प्रत्येक जीव अपने समान नए जीवों की उत्पत्ति करता है, जीवों के अंदर अनुकूलनशीलता पाई जाती है, अर्थात जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो अपने आप को अनुकूलित कर लेता है, जीव द्रवों में उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करने का गुण पाया जाता है। इसके अलावा जीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं जिनमें कुछ क्रियाएं निर्माणात्मक होती है, कुछ अवघटनात्मक, अर्थात दोनों क्रियाएं चलती रहती हैं और जीव जो है अपना जीवित अवस्था में बना रहता है। जीवों के अंदर श्वसन क्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन लेकर के जैविक कार्बनिक भोज्य पदार्थ का अपघटन करके ऊर्जा की प्राप्ति करता है। और ये श्वसन की क्रिया समस्त जीवों में होती है, चाहे वो एक कोष के हो चाहे वो बहुकोष के, चाहे पादप हो चाहे प्राणी हो चाहे प्रोकैटिक हो चाहे यूकैरियोट, इनका तरीका अलग हो सकता है पर श्वसन सब में होता है। इसके अलावा परिसंचरण होता है, पदार्थों को, पोषक पदार्थों को शरीर के प्रत्येक भाग तक और उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने के लिए परिसंचरण होता है। इसके अलावा उत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। यानी ये जीवों से पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं जीवों के अंदर जो है कौन कौन से गुण पाए जाते हैं जिनको हम सजीवता के गुण कहते हैं, जिनके आधार पर हम सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। अर्थात हम इस जीव विज्ञान में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए ये जो बायोलॉजी शब्द है,
बायोलॉजी। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक तो है बायोस और लोगोस। देखिए बायोस शब्द का अर्थ जो होता है ये है लाइफ, जीवन, और इस लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो ये जो जीव विज्ञान है, इस जीव विज्ञान में जीवों का अध्ययन किया जाता है, यानी लाइफ टू स्टडी, अर्थात जीवन का अध्ययन। ठीक है, तो अब हम यहां आगे की बात को आगे यानी स्टार्ट करें। हमने जीव के सामान्य बातें पढ़ ली कि जीव क्या है। अब हम इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कि जीव जगत में विविधता, अर्थात जीवों के कितने तरीके के रूप होते हैं, जैव किस तरह से विविधता है। जीव जगत में विविधता, देखिए जीव जगत में विविधता का मतलब है जीवों की संरचना, उनके रंग, रूप, आकार, आकृति के अंदर जो विविधता पाई जाती है, अर्थात जो विभिन्न रूप पाए जाते हैं, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। और देखिए ये जो संसार है ये इतना सुंदर इसीलिए है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आप देख सकते हैं कि किसी भी ऐसे स्थान जहाँ पेड़ लगे हुए हैं तो आप देखेंगे कई तरह के पेड़ होते हैं, उनकी अलग अलग संरचना होती है, किसी की पत्ती किस तरह से होती है, किसी का तना कैसा होता है। इसी तरह से आप किसी चिड़ियाघर में जाएं और आप देखें तो वहाँ पर कई तरह के अलग अलग जीव होते हैं, तो उनकी संरचना में विविधता होती है। तो ये तो एक छोटी सी विविधता है, और अगर आप बड़े स्तर पर देखें तो ये विविधता बहुत ज़्यादा है। लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें से हजारों प्रकार के जीव जंतु तो प्रति वर्ष जो है विलुप्ति की कगार पर आ चुके हैं। इसलिए आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है, जैव विविधता का संरक्षण होना बहुत जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं होगा तो प्रकृति में कुछ ही जीव रह जाएंगे, सारे जीवों की उपस्थिति नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ हम जैव विविधता की बात कर रहे हैं, और प्रत्येक जीव को जब जैव विविधता पाई जाती है तो प्रत्येक जीव को अपना एक नाम देना होता है, एक पहचान देनी होती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे व्यक्ति, स्टूडेंट एक साथ एक ही स्थान पर बैठे हैं तो उनकी पहचान करना जरूरी है, तभी तो उनको हम अलग अलग कर पाएंगे। तो जीवों का नामकरण किया जाता है। तो हमारा जो आज का मुख्य बिंदु है जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो है जीवों का नामकरण। कि क्योंकि जैव विविधता के बारे में हमने पहले भी कहा है कि कई प्रकार की विविधता पाई जाती है, पादपों के कई प्रकार होंगे, जंतुओं के भी कई प्रकार होंगे, कि करके आगे आएंगे। ठीक है, जीवों का नामकरण, जीवों का नामकरण, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों को किस तरह से उनका नामकरण किया जाता है। देखिए नामकरण की बहुत सारी पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में सबसे ज्यादा जिस पद्धति को अपनाया गया है और वो पद्धति है द्विनाम पद्धति। तो हम सबसे पहली बात करेंगे नाम, ये एक प्रकार से नाम पद्धति किसे कहते हैं। तो प्रत्येक जीव को अलग से पहचान देने के लिए, क्योंकि हर जीव अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। अगर मान लीजिए हम एक ही जीव को अलग से नाम नहीं देंगे तो क्या होगा कि एक ही जीव जब अलग अलग जगह पाया जाएगा तो उसको अलग अलग पहचान की जाएगी, तो उससे वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो एक जीव को एक ही नाम दिया जाता है और वो भी एक विशेष लक्षण को धारण करने वाले हैं। तो ये नाम पद्धति जो दी गई है इसमें ये द्विनाम पद्धति दी गई है, और
ये पद्धति वैज्ञानिकों के द्वारा यानी नामकरण के लिए सरल विधि जो अपनाई गई कि भाई किस तरह से नामकरण किया जाए, तो द्विनाम पद्धति बहुत सामान्य तरीके से मैं शुरुआत कर रहा हूं, एक एक करके हम जटिलता, अभी देखिए बिल्कुल जटिलता की ओर नहीं जा रहे हैं, जो बात सामान्य है उसको सामान्य रूप में देंगे, फिर आगे अपन और चीजें पढ़ेंगे। देखिए नामकरण में दो नाम द्विनाम पद्धति दी गई है और इस पद्धति को देने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे इन्होंने द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किया और नामकरण को देने के लिए एक संस्था बनी है जिसका नाम है ICVN। ICVN इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल, देखिए मैं हिंदी में लिख रहा हूं साफ साफ जिससे याद है, कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल बॉटनिकल मतलब बॉटनी, बॉटनी मतलब पादप, नॉमेनक्लेचर ये पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN। इसके द्वारा भी इस पद्धति को अपनाया गया है और फिर इसे इंटरनेशनल शब्द देकर के इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किया गया था, तो उसको जूलॉजिकल दे दिया। यहां बॉटनिकल की बात कर रहे हैं हम, तो ये दो प्रकार के, बॉटनिकल तो ICVN आ जाएगा, और अगर ICZN तो इसका नाम हो जाएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। देखिए ये जंतुओं के नामकरण की संस्था है, ये पादपों के नाम। अब इन्होंने द्विनाम पद्धति को अपनाया है और इस द्विनाम पद्धति के अनुसार किस तरह से जीवों को नाम दिया जाता है, तो इस द्विनाम पद्धति जो है इसमें जीवों के नामकरण के लिए लैटिन भाषा का शब्द का प्रयोग है। लैटिन भाषा का प्रयोग, देखिए दुनिया में अलग अलग जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है, लेकिन अगर हमको पादप का, प्राणी का अगर वैज्ञानिक नाम रखना है तो इसमें हमको कौन सी भाषा काम में लेगी? लैटिन भाषा का प्रयोग करना होगा। दूसरी बात, इसके नामकरण में क्या होता है कि जीव का नाम का पहला शब्द वंश के नाम का, तथा दूसरा शब्द जाति के नाम का होता है। ठीक है, तो इसमें दो शब्द होते हैं, पहला शब्द होता है वंश और दूसरा शब्द है जाति। दो शब्दों से मिलकर के और नाम रखा जाता है। देखिए इसमें वंश का पहला जो अक्षर होता है उसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और जाति का जो पहला अक्षर होता है उसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। इसे कैपिटल से और इसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं।
साथ में अगर हम इसे हाथ से लिखते हैं तो इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और तिरछे अक्षरों से इसकी छपाई की जाती है। देखिए, इसमें जिस वैज्ञानिक के द्वारा इसे पहली बार जो नाम दिया जाता है, उस नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम भी संक्षिप्त में कोष्टक के अंदर लिख दिया जाता है। तो इस तरह से, जैसे होमो सेपियंस, तो होमो तो वंश है, सेपियंस जाति। जैसे होमो मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमो सेपियन, और उपजाति जो है सेपियंस। जाति के आगे उपजाति लगा सकते हैं अगर जाति में भी उपजाति। इसी तरह से आम का नाम है, आम जो है उसका नाम है आम। वंश जो होता है मेंजीफेरा, मेंजीफेरा और इंडिका। हम देखिए, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि इस तरह से इनके नाम होते हैं। पहला शब्द जो है कैपिटल लेटर से यानी वंश का होता है, दूसरा शब्द जो है वो जाति का होता है। तो इस तरह से नामकरण किया जाता है, और नामकरण करने के बाद में वर्गीकरण भी किया जाता है कि भाई कौन सा जीव किस वर्ग में रखा जाता है। तो नामकरण में कई पद्धतियां विकसित हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि है वो है द्विनाम पद्धति है। ठीक है, हम आज द्विनाम पद्धति के बारे में बात की, अब एक एक करके और आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक साथ ज्यादा नहीं बताएं, क्योंकि अभी तुम नए नए शुरुआत करोगे तो हो सकता है आपको लगे कि ज्यादा से ज्यादा एक साथ बता दिया है, और अब आपको ज्यादा थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन रेगुलरिटी चलती है, डेली आप पढ़ते जाएं। ठीक है, और हम हर दिन आपको होमवर्क देंगे, आप उस होमवर्क को करें एक कागज में, और उस पर अपना नाम लिख दें और टीचर का नाम लिख दें, जैसे मेरा दिनेश गुप्ता नाम है, और उसके बाद उन प्रश्नों के उत्तर लिखें और उसे फोटोकॉपी करके और उस ग्रुप में भेज दें, जिससे कि हम उसे चेक करके आपको वापस भेज सकें। ठीक है, तो इस तरह से क्रम हमारा रहेगा, और अभी हम ज़्यादा कंटेंट यानी ज़्यादा विषय वस्तु को एक साथ न दे करके धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क आप नोट कर लीजिएगा जिसको आपको देना है, और ज़्यादा चीज़ें मैंने आज नहीं पढ़ाई, आज केवल हमने सिलेबस की चर्चा की, लेकिन फिर भी आप जो भी हैं उसमें से होमवर्क। देखिए, पहला प्रश्न है, जीवों के नामकरण, जीवों के नामकरण को नॉमेनक्लेचर कहते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति में जीव का नाम किन दो शब्दों से बना होता है। बहुत सिंपल है, अभी हमने बताया किन दो नामों से बना होता है। दूसरा है द्विनाम पद्धति देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। वैज्ञानिक का नाम। तीसरा है द्विनाम पद्धति में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है,
कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? और जैव विविधता किसे कहते हैं? बहुत सीधा प्रश्न है। जैव विविधता किसे कहते हैं? ठीक है, तो इस तरह से ये आपके सामने 4 प्रश्न हमने लिखे हैं, इनको आप करेंगे, होमवर्क वाले ग्रुप में आप भेजेंगे और आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का टेंशन ना लेकर के और व्यवस्थित तरीके से आप पढ़ना चालू कर दीजिएगा। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे सामान्य चीज़ों से हैं, फिर आगे चल करके आगे जो भी प्रश्न हैं, जो भी नई चीज़ें हैं उनको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब कल